दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। अभी तक हम जो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं और क्या भारत में जो है स्थिति रही है अन्य दलों की और जो आंदोलन हुए हैं छोटे छोटे, उनके बारे में हम लोग अभी तक जो है बात कर चुके हैं। आज हम जो है बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, 1885 से लेकर 1947 तक जो चले हैं उनके बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, कांग्रेस की स्थापना से शुरू करते हैं आज राष्ट्रीय आंदोलन। तो भूमिका क्या रही है? ब्रिटिश शासन से पूर्व आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक जिम्मेदारी की मांग नागण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस अंतराल को पाटने की एक शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। अब कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन एक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम भी कहते हैं, द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारी, नेता, वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से, कुल सदस्य 38 थे बम्बई प्रांत से, तो सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव एओ ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त आदि। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। अब कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद या मत कहें या सिद्धांत कहें, तो विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाल लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था।
लाला लाजपत राय के अनुसार हुम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श के प्रति ईमानदार नहीं रही है, यानी अंग्रेज साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक एवं ह्यूम का तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। अब कांग्रेस से संबंधित जो है विशेष टिप्पणियां हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद कहाँ कहते हैं कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन कहते हैं वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। करजन कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण तो उदारवादी चरण जो है रहा है 1885 से 1905 तक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार को न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे, की आवाज़ नहीं बन पाई। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आदि प्रमुख थे। अब उदारवादियों की कार्यप्रणाली क्या थी? तो उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलवी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले आदि द्वारा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है।
अब उदारवादियों की मांगें क्या थीं? तो प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग, न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाए, राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीक व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। ऑस्ट्रेलियाई व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग इत्यादि। अब उदारवादियों की सीमाएं क्या थीं? तो अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थीं। प्रथम देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति को समझ सकते थे, प्रार्थना की नहीं। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। अब राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 तक रहा है, तो ये उग्रवादी चरण है जो 1905 से 1919 तक रहा है। तो उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट जो प्रारंभ में उदारवादियों की नीतियों की आलोचक था, उभरकर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905 से 6 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। अब उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण, तो अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905 आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। तो तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव, जैसे इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना जो 1895 और 96 की बात है, जापान द्वारा रूस को पराजित करना जो 1904 और 5 के बीच की बात है। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इसके भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजेयता का मिथक टूट गया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार जो 1903 में आयोजन हुआ, जिसमें भारी व्यय किया गया, तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि, इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कह गया। अब विचारधारा एवं कार्य पद्धति, तो उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात कहते थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों
कि मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। अब उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाले उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला। अब उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। अब उग्रवादियों की सीमाएं, तो उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया। जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की, फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला। अब बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 के बीच रहा है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायों को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। कुछ स्रोतों में यह 19 जुलाई 1905 भी दिया गया है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम में को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनाया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। अब बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां और स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू एवं टीएम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जो वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में स्थापित की गई।
युगांतर में इस संगठन का प्रमुख पत्र था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेशी बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारिसाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन की उपाधि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। कला के क्षेत्र में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला का पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों, स्वदेशी परंपराओं, कलाओं व अजंता का चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार तथा संस्थाओं का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। अब मुस्लिम लीग की स्थापना तो ये हुई है 1906 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। वायसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इस संगठन की स्थापना मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई। पहला था कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, दूसरा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, और तीसरा मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना। 1908 के अमृत अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 के पार्लियामेंटो सुधार से मान लिया गया। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त किया गया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। अब सूरत विभाजन 1907 ईस्वी। तो 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कुछ स्रोतों के अनुसार बाल गंगाधर तिलक भी है, तो को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, वहीं उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। तीसरा कारण भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था।
उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणामस्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभरकर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। अब दिल्ली दरबार का आयोजन जो 1911 में हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस जो 23 दिसंबर 1912 रचा गया। वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग घायल हो गया। इस कार्य को राम बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद ने अंजाम दिया था। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इस केस के तहत इनको फांसी दे दी गई। अब जो दिल्ली दरबार था वो क्या था और कितनी बार इसका जो है आयोजन हुआ है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार यानी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो प्रथम दिल्ली दरबार ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के साथ ही उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई। अब द्वितीय दिल्ली दरबार, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सन 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। वस्तुतः इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब तृतीय दिल्ली दरबार, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों की गतिविधियां, तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। भारत में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए भारत को ब्रिटिश मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बर्लिन इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस एवं जर्मनी ने मान्यता भी दी। अब गदर आंदोलन या गदर पार्टी 1913, तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी के मुख्य नेता रामचंद्र बरकतुल्लाह, रामदास पुरी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, भगवान सिंह आदि थे। गदर यानी साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया।
इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। अब कामागाटामारू प्रकरण 1914। तो कामागाटामारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र व सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सकें। कामागाटामारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज से नीचे नहीं उतर सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम बलवंत सिंह सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने चंदा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र तथा सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाए। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटामारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। कामागाटामारू जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुईं, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए, शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन में ज्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र व स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब होम रूल लीग आंदोलन 1916। तो आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अप्रैल 1916 में तिलक के बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में आयार यानी मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रहीं। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर थे। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी द्वारा एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता का ग्रहण किया जाना रहा। लीग के प्रभाव से बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यातव्य है कि इस आंदोलन में बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थी व केसरी मराठी भाषा में थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। अब आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं? तो आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जिसमें उदारवादी सरकार का वादा किया गया, तथा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम थे।
तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों की महत्ता को प्रतिस्थापित किया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियां स्थापित की गई थीं। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। अब जो होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। अब फिर उसके बाद जो है लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ है। तो 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना नाम दिया गया। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। असहयोग आंदोलन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण जो 1919 से 1947 तक चला है। तो पहला जो है गांधीवादी चरण है। तो 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले 2 चरणों में नरमपंथी एवं गरमपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्यतः सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशाली चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए। परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। अब थोड़ा सा गांधी जी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वह
वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। विदित है कि डरबन से प्रेटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और वहीं से उन्हें भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालेनबाग की मदद से टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। वहां रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। अब गांधी जी का भारत आगमन। तो जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तर बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन तथा गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार के जो है भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, तो उनमें पहले जो है चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ। तो इसके बारे में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकठिया व्यवस्था यानी कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैर कानूनी अबवाब की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयासों से ही किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहर पारिक, जेबी कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। अब 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए। अब अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तो प्रथम भूख हड़ताल 1918। तो यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने
मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। अब खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग आंदोलन भी है 1918। तो खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूली की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किए जाएं जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। अब रॉलेट एक्ट 1919। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता था। इसे कालू कानून की भी संज्ञा दी जाती थी। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। 9 अप्रैल, कुछ स्रोतों में यह 8 अप्रैल है, को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो 9 अप्रैल, कुछ स्रोतों में ये 10 अप्रैल भी है, को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभास्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में आ जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। अब दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर आदि इत्यादि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उसके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल शीतवाड़ा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्यों को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडोमिटी बिल पास कर लिया था। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मानार्थ तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। अब खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन विश्व एवं भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स यानी सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुस्लिम सहित विश्व के सभी मुस्लिमों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया।
1919 में अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद हकीम अहमल खां तथा हसरत मेहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब असहयोग आंदोलन 1920 से 1921। तो दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो इसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, जिस सूची में था। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया। स्वदेशी वस्तुओं, मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग इत्यादि भी इसमें शामिल था। अब स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम व राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन जो मार्च 1921 में हुआ, में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम 2 रूप में रहे, प्रथम सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब सकारात्मक में क्या था? तो राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना हुई। अस्पृश्यता विरोध हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन मिला। शराबबंदी की गई। अब नकारात्मक क्या थी? तो सरकारी उपाधियां, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों व समारोह का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मोदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया।
उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार के नियंत्रण समाप्त नहीं किए तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इस समय चोरी चोरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब चोरी चोरा कांड क्या था? तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चोरी चोरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया। अब असहयोग आंदोलन का महत्व क्या रहा? तो असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। लोगों में निर्भीकता व उत्साह का संचार हुआ। जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का आभास हुआ और आगे चलकर ऐसे ही तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकी। अब स्वराज पार्टी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सीआर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इसी पार्टी के बाद में स्वराज पार्टी मार्च 1923 के नाम से जाना जाने लगा। सीआर दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उन्हें परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। इनमें वट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू व सीआर दास थे। जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे वे परिवर्तन विरोधी कहलाए, जिनमें राजगोपालचारी, आयंगर, M.A. अंसारी तथा राजेंद्र प्रसाद थे। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की थी, जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई। परिणाम स्वरूप कांग्रेस पुनः विभाजन से बच गई। स्वराजियों ने 1923 के विधानमंडल चुनावों में हिस्सा लेते समय जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में यह प्रतिज्ञा की कि वे केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत व अविरल नीति का पालन करेंगे। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर जीत हासिल की। प्रांतीय विधानसभाओं में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों को मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता एवं जातिवाद की लहर के कारण आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। स्वराजियों ने चुनाव विजय के बाद महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनमें मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं? तो 1919 के अधिवेशन की जांच हेतु मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाना,
दमनात्मक कानूनों को समाप्त करवाने के लिए संघर्ष, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मजदूर संघों की सुरक्षा आदि। स्वराजियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की खामियों को उजागर किया। 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। सफलता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के मेयर कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद तथा इलाहाबाद का मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया, जो स्वराजियों की एक प्रमुख उपलब्धि थी। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को गहरा धक्का लगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नवंबर 1926 के चुनावों में स्वराजियों को हार का सामना करना पड़ा। लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाने के कारण 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो गया। अब गांधी दास पैक्ट 1924। तो नवंबर 1924 में गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य बातों में विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके विभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें यह कहा गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने तथा चरखे व करघे का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई। इस पैक्ट की प्रमुख बातों की पुष्टि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। अन्य राजनीतिक दल और आंदोलन जो 1922 से 27 तक रहे, तो इंडियन लिबरल एसोसिएशन, तो 1918 में कुछ उदारवादी नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन किया। इस संघ ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई। फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद खिलाफत समिति पूरी तरह शिथिल पड़ गई, जिसके कारण 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः अस्तित्व में आई। मोहम्मद अली जिन्ना इसके स्वयंभू नेता के रूप में उभरकर सामने आए। फिर हिंदू महासभा, तो 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। दिसंबर 1924 में पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्ष बनने के उपरांत यह दल बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया। अब अकाली दल, तो इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारे को ब्रिटिश समर्थक एवं भ्रष्ट आनुवांशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था। 1925 में गुरुद्वारा एक्ट के माध्यम से सिख समुदाय को अपने गुरुद्वारे के प्रबंध के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के चुनाव करने विधेयक के परिणाम स्वरूप गुरुद्वारे के कार्यों की देखभाल करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई। अब नागपुर झंडा सत्याग्रह, तो 1923 में कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ ये जो है किया गया था। अब 1920 के दशक में नई शक्तियों का जो उदय हुआ है, तो वो कौन कौन सा है, तो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम एवं तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण रहे हैं। 1920 के दशक में जिन नई शक्तियों का अभ्युदय हुआ है, उनमें जो है समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचार का प्रसार है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है, बम्बई में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर जो 3 षड्यंत्रों का काल है, जैसे पेशवा षड्यंत्र केस है, कानपुर षड्यंत्र केस है, मेरठ षड्यंत्र केस है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, काकोरी कांड है। तो पहले देखते हैं समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी तथा एवं साम्यवादी संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के एक खेमे पर अपना प्रभाव दिखाया। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जो है इनके प्रमुख थे।
ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचार तथा राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे तथा भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रुग्णता की को दूर करने की वकालत कर रहे थे। इन युवाओं पर रूस की क्रांति के व्यापक प्रभाव डाला था। अब ताशकंद में 1920 में एम.एन. रॉय, अबनी मुखर्जी तथा ताशकंद के में रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीय जिनमें मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक ने कॉमिंटर्न यानी रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय साम्यवाद पार्टी की स्थापना की। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1924 में कम्युनिस्ट नेता सत्यभक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी के उद्देश्य घोषित किए गए वो कौन कौन से थे? तो पहला था पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य और दूसरा एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो। अब बम्बई में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो दिसंबर 1925 में बम्बई के सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित कर इसकी स्थापना की गई। पार्टी का मुख्यालय कानपुर से बम्बई स्थानांतरित किया गया। इस संस्था के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना, दूसरा ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और तीसरा भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की। भारत में साम्यवादी आंदोलन का इतिहास जो है निम्नलिखित कुछ चरण है उनमें जो है बांटा गया। तो प्रथम चरण में जो है 3 षड्यंत्रों का काल है। तो कौन कौन सा है? पेशवा षड्यंत्र केस 1922 से 23। तो यह केस मास्को के कम्युनिस्ट के भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिश द्वारा चलाया गया। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया। यह मुकदमा 1922 से 23 में पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। अब कानपुर षड्यंत्र केस 1924। तो कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र के आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर भारत में क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करने का आरोप था। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता तथा कई अन्य साम्यवादियों को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। अब मेरठ षड्यंत्र केस जो 1929 से 33 के मध्य। तो 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर के 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमे के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। जेल में इनसे मिलने गए। कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाए गए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। उल्लेखनीय है कि मेरठ षड्यंत्र केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.C. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां भी की। अब दूसरा चरण क्या था? तो इस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। विभिन्न आंदोलनों का संचालन अहिंसा, सत्याग्रह जैसी नीतियों के माध्यम से हो रहा था। व्यवहार में आक्रामक होने के कारण साम्यवादियों ने गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का नेता घोषित कर दिया। इन सब से साम्यवादियों का राष्ट्रीय महत्व कम हो गया। अंग्रेजी सरकार ने 1924 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। कांग्रेस की स्थापना के साथ आई प्रथम उदारवादी विचारधारा का पहला चरण 1916 में हुए कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच हुआ। कांग्रेस की स्थापना के साथ आई प्रथम उग्रवादी विचारधारा का पहला चरण 1916 में हुए कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुए लखनऊ समझौते के बाद शांत हो गया।
1922 में असहयोग आंदोलन के स्थान के बाद आई राजनीतिक शून्यता के माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से पनप उठी। वैश्विक राजनीति से पनपी क्रांतिकारी विचारधारा ने युवाओं को प्रेरित किया। इन युवाओं ने हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की नीति पुनः अपनाई। इन क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल था। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। तो अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने भाग लिया। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास आदि प्रांतों में इनकी शाखाएं स्थापित की गईं। अब इस संस्था के 3 प्रमुख आदर्श जो हैं वो निम्नलिखित थे। पहला, भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना उत्पन्न करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा था, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। अब काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन यानी मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इनमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास एवं रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। तो काकोरी षड्यंत्र कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एक नए दल का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव आदि थे। अब सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। तो HSRA का पहला कार्य लाला लाजपत राय की हत्या के आरोपी लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना था। सैंडर्स ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाठीचार्ज करवाया था। यहीं पर लाला लाजपत राय साइमन आयोग का विरोध कर रही थी, एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें इतनी बर्बरता तरीके से पीटा कि कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1930 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929। तो HSRA के 2 सदस्य यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। इनका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। अब ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, इसका उद्देश्य जनता के विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। तो बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSRA का संदेश इस प्रकार था: बहरे कानों को तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया जाता है। अब लाहौर षड्यंत्र केस 1929। तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ HSRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों के राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की।
भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। HSRA के एक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, वे लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में वे मारे गए। इस तरह भारत में HSRA की गतिविधियां समाप्त हो गई। अब चटगांव जो है शस्त्रागार कांड। तो चटगांव शस्त्रागार कांड बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। चटगांव, जो कि बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था, सूर्यसेन वहां राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टरदा कहते थे। रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि शामिल थे। सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया। इसी समय क्रांतिकारी सदस्यों के इंकलाब जिंदाबाद व वंदे मातरम नारों के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया एवं कामचलाऊ क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और अंततः 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी भी रही। प्रीतिलता वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय मृत्यु हो गई। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को गोली मार दी। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बढ़ने लगी। ध्यातव्य हो कि भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इन्होंने ही 1907 में स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। अब साइमन कमीशन 1927 से 28। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, यानी 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केन हेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना गुट आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिन पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया। जहां जहां आयोग गया वहां वहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928 से 29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। साइमन विरोधी इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। अब ये तो हो गया साइमन आयोग।
तो इसी के साथ आज का जो है राष्ट्रीय आंदोलन का सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में जो है नेहरू रिपोर्ट से हम प्रारंभ करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट से 2 सेशन में ये पूरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।